हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसका 6 अध्याय है हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसका हम वीडियो पार्ट पर जारी करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या बात करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण क्या है इसके बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को लगेगा कि यह सभी घटनाएं भूगोल विषय में पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु इनको हम राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं ये जानेंगे। और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की बात करेंगे। पर्यावरण और विकास से संबंधित विश्व आयोग 1983 की बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन की बात करेंगे। विकसित और विकासशील देशों के बारे में जानेंगे। एजेंडा 21 जानेंगे और टिकाऊ विकास के बारे में बात करेंगे। विश्व साझी दौलत विरासत या साझी संपदा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है इसके बारे में बात करेंगे। विश्व या मानवता की साझी विरासत या साझी संपदा क्या है इसके बारे में जानेंगे। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कुछ संधियां की गई हैं उनके बारे में जानेंगे। और साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के बारे में जानेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 1970 के बारे में जानेंगे। 1997 के बारे में जानेंगे। साझी संपदा के बारे में जानेंगे। वन प्रांतन या भारत के पवित्र वनों के बारे में चर्चा करेंगे। और पवित्र वन प्रांतों का मूल्य क्या है इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में पर्यावरण के मसले पर भारत का रुख या भारत का पक्ष क्या है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण जैसे कि मैंने लिखा है परिमाने ऊपरी आवरण कवर है ना, जो इस पृथ्वी को ढके हुए है, जो हमारी सारी वनस्पतियां या सभी जीव जंतु है सबको ढके हुए है ना। अतः इसके बारे में कहेंगे ऐसा आवरण, ऐसा कवर जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं उसे कहेंगे हम पर्यावरण। पर्यावरण आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। इसके बाद बात करें हम प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमें प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के लिए जो साधन है, जो इस प्रकृति से या पृथ्वी से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के लिए साधन है, हमारे उपयोग के लिए जो साधन है उनको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वर्तमान वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का ह्रास या कमी एक गंभीर समस्या एवं चिंता का कारण बनकर हो रहा है। छात्रों, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसलों के बारे में जोर पकड़ा। पर्यावरण के जो मसले उभरने लगे वो 1960 के दशक से हो रहे। और अब पर्यावरण के मसले पर्यावरण के मसले पर विभिन्न देश बात करते हैं या बात करने को तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं, क्योंकि इस संबंध में गहन चिंतन और विचार विमर्श 1972 में किया गया। पर्यावरण के मसलों पर गहन चिंतन या विचार विमर्श कब किया गया? 1972 में किया गया। कि क्यों किया गया? ऐसी क्या समस्या आ गई है ना, जो इस पर हमें विचार करने की जरूरत पड़ी। सभी देशों को इस पर विचार मंथन करना पड़ा। ऐसी क्या समस्या हुई तो इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, कृषि योग्य जो भूमि है वो घटती जा रही है। इस भूमि पर हम कृषि करते चले आ रहे थे वो तरह तरह से घट रही है। कहीं हम मकान बना रहे हैं, कहीं दूसरे उपयोग कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं है ना कुछ करें, वनों को काट। और चरागाहों को चारे खत्म हो गए। चरागाह कहते थे जहाँ पर सामूहिक पशुओं को चराया जाता था। आज के लिए सब नया है, आज के छात्रों के लिए इंडिया में अब चरागाह नाम की चीज नहीं है। परंतु चरागाह ऐसे थे जो जिन स्थानों को खुला छोड़ दिया जाता था और उन पर पूरे गांव या पूरे कस्बे के पशुओं को चराया जाता था। और क्या हो रहा है छात्रों? जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल तो बहुत है, पीने योग्य जल नहीं है। खाद्य उत्पादन में कमी हो रही है, हमारे लिए खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो रही है। और विकासशील देशों में पीने के जो स्वच्छ जल है
पीने का जो पानी है उसकी उपलब्धता नहीं है, अर्थात पानी जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी होती जा रही है। 120 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल आज भी उपलब्ध नहीं है। विश्व के 120 करोड़ लोगों को आज भी स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। छात्रों, और क्या हो रहा है? वनों की कटाई हो रही है ना, वनों को काटा जा रहा है। कुछ लोग वनों में आग लगा देते हैं और वहाँ की जो जैव संपदा है उसको नुकसान हो जाता है। वनों में अपने स्वार्थ के लिए लोग आग लगा देते हैं, वनों की कटाई करते हैं, जो जैव विविधता को हानि हो रही है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? जो हमारा आवरण है, ऊपर से ढके हुए ओजोन परत है, उसमें छेद हो रहा है। ओजोन की जो परत है वो पृथ्वी पर आने वाले सूर्य की जो तेज किरणें हैं, विकिरणें हैं, उनको आने से रोकती है। अब इस ओजोन परत में छेद होने से सूरज की किरणें यदि हम पर सीधी पड़ेंगी तो हमें और सब जितना भी मनुष्य या पशु पक्षी सबको नुकसान पहुंचा देंगे। तो हमारे लिए खतरे की घंटी बज गई है ओजोन परत में छेद होना, है ना। ओजोन परत में छेद होने से अब हमारे लिए हम सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो आपने ये जाना कि हमने इस मसले पर बात क्यों की, है ना, या ये मसला क्यों इस तरह से विचाराधीन हो रहा है, या इसके लिए 1972 में विचार विमर्श क्यों किया गया। आप ये अच्छी तरह से जान गए हैं। अब एक बात ये आती है हमारे मस्तिष्क में कि ये तो एक भूगोल का विषय है। आप लोगों को लगेगा कि यह सभी जो घटनाएं हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं पर्यावरण की, ये भूगोल विषय में पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु इन्हें हम राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। राजनीति विज्ञान में क्यों पढ़ रहे हैं? राजनीति विज्ञान में राजनीति की बातें होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पर्यावरण की जो ये समस्याएं हैं ये एक देश की नहीं है। पर्यावरण की जितनी समस्याएं हैं ये किसी एक देश की नहीं है और ना किसी एक देश द्वारा हल की जा सकती हैं। तो पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं को विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा, है ना, राजनीतिक मंचों पर, है ना, इकट्ठे होकर राजनीतिक मंचों पर ही सुलझाई जा सकती हैं, है ना। ये ऐसी नहीं है कि कोई भी देश इन्हें अकेला हल कर ले। तो लोग कहाँ इकट्ठे होंगे? राजनीतिक मंचों पर, और राजनीतिक मंचों पर ऐसी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इसलिए इसे हम राजनीति का मुद्दा ही मानते हैं और राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। विद्वानों के एक समूह, है ना, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक का नाम है लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ नामक जो पुस्तक लिखी गई, तो इस पुस्तक में क्या दर्शाया गया? इस पुस्तक में दर्शाया गया कि जनसंख्या के बढ़ने से, जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं। ये हमारे बुक में दिखाया गया। कौन सी बुक में? लिमिट टू ग्रोथ। UNEP ने पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर या मसलों पर सम्मेलन कराए। ठीक है। UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो एक संगठन है इसने कुछ ये प्रोग्राम कराए। क्या कराए? पर्यावरण के मसले पर सम्मेलन कराए। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, है ना। यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम क्लब ऑफ रोम के, है ना, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में क्या हुआ? रोम के कुछ विचारक इकट्ठे हुए, है ना। रोम के कुछ विचार या बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने क्या किया? प्रकृति के संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के विषय में हमें चेताया। हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का उपयोग कैसे करेंगे। उनका निष्कर्ष यह था कि विकास के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति यानी पृथ्वी
है ना। प्रकृति पृथ्वी कौन है? वायु जल मिट्टी व वनों को नष्ट करते जा रहे हैं, है ना। विकास के नाम पर हम वायु जल मिट्टी और वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसके बारे में उन्होंने चेताया हमको, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 5 जून को क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाना तय हुआ, और तब से अब तक हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण और विकास से संबंधित विश्व आयोग। पर्यावरण और विकास से संबंधित विश्व आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में, 1983 में इसका गठन किया गया। तो 1983 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने एक आयोग का गठन किया, है ना, जिस आयोग का नाम क्या रखा गया? पर्यावरण एवं विकास से संबंधित विश्व आयोग रखा गया। और जिससे 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। जो हमने विश्व पर्यावरण विकास आयोग बनाया, इसने क्या किया? 1987 में अपनी रिपोर्ट दी, तथा रिपोर्ट में कहा गया कि विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारे आज की जरूरतों को तो पूरा करता हो, परंतु हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों को भी पूरा करे, उनकी जरूरतों को अनदेखा ना करे, अर्थात उनकी जरूरतों का भी ध्यान करना चाहिए। अर्थात विकास के नाम पर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इतना अंधाधुंध दोहन ना करें कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भूल जाएं। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। अब हम क्या आगे आने वाली अपनी नस्लों को कहते जाएंगे तुम रिक्शा चलाओ, हमने मोटरसाइकिल चलाई है, हमने हवाई जहाज चलाए, तो कम से कम ये जो संसाधन हैं इन्हें हमें बचाकर रखना होगा, सजो कर रखना होगा, जरूरत से ज्यादा उपयोग ना करें। अब हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992 की। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992, इसे 2 नामों से पूछा जाता है, रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है छात्रों, है ना। इस बार भी क्वेश्चन है, और मैं ये सारे लेसन करवाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, और उसके बाद मुझे अभी सोमवार कल एक सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर भी मिल जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर हल कराऊंगा। 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन हुआ। कहाँ, कब हुआ? 1992 में, 1992 में पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राजील में हुआ, या ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, और इसमें 170 देशों ने भाग लिया। पृथ्वी सम्मेलन में या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया, और हजारों स्वयंसेवी संगठन जिनको हम एनजीओ कहते हैं, एनजीओ ने भाग लिया, और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से 5 वर्ष पहले, है ना, 1987 में ही, है ना, आवर कॉमन फ्यूचर है, एक लेख में एक रिपोर्ट छपी थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि अधिक विकास पे, है ना, जो चालू तौर तरीके हैं ये टिकाऊ नहीं हैं। हमारे जो आजकल विकास के तौर तरीके हैं ये टिकाऊ नहीं हैं। ये जो तौर तरीके हैं हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर यह बात खुलकर सामने आई कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो लोग हैं ये क्या हैं, अलग अलग एजेंडा चाहते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कौन से देश रहते हैं इसके बारे में बात करें। मैंने लिखा है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध यानी अमीर या धनी देश,
जिनको हम कहते हैं विकसित देश। दक्षिणी गोलार्ध यदि पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटे जाए तो इसमें आते हैं हमारे गरीब देश और विकासशील देश। अब धनी और विकसित देश, इनकी मुख्य चिंता का कारण है हमारे पर्यावरण में जो ऊपर के आवरण में ओजोन परत में जो छेद हो रहा है वो इनकी चिंता का कारण। और जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, गरीब और विकासशील देश हैं, इनकी मुख्य चिंता है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन या गरीबी को कम करना। तो इनके जो अब देखिए दोनों के उद्देश्य जो हैं अलग अलग है, इनकी मुख्य चिंता अलग अलग है। इनका मुख्य चिंता सिर्फ ओजोन परत में छेद, ये चाहते हैं विकास और अपने देशों की गरीबी दूर करना। तो रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता या वानिकी वनों से संबंधित जो है में कुछ नियम आचार निर्धारित हुए, है ना, कुछ नियम बनाए गए। क्या क्या नियम है? राज्यों के बीच पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाए। जो पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं वो सभी राज्यों को, सभी देशों को एक दूसरे के साथ साझा करनी है ना, उनका आदान प्रदान करने का मतलब है उनको साझा करना है। अब यदि हम बात करें एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं 2-2 नंबर के। तो एजेंडा 21 कहता है विकास के कुछ तौर तरीके जो सुझाए गए हैं, इस बात की भी आलोचना की गई है कि विकास पर ध्यान अधिक है और पर्यावरण पर ध्यान कम है। एजेंडा 21 कहता है कि सब देशों की विकास पर तो ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, विकास के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है, तो विकास पर ध्यान ज्यादा और पर्यावरण पर ध्यान कम दिया जा रहा है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात आती है टिकाऊ विकास। अब टिकाऊ विकास से आपका क्या तात्पर्य है? टिकाऊ विकास कैसा हो, है ना? क्या जो हम विकास कर रहे हैं ये टिकाऊ विकास है? आर्थिक विकास, वृद्धि का तरीका, हम सब चाहते हैं आर्थिक विकास हो, है ना, सब देश चाहते हैं कि हम धनी बन जाएं। तो ये कहने का मतलब है आर्थिक विकास का तरीका ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, अर्थात पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपना आर्थिक विकास करें, है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम अपना आर्थिक विकास करें। अब नेक्स्ट बात आती है विश्व की साझी दौलत। विश्व की साझी दौलत, विश्व की साझी दौलत, विरासत या साझी संपदा, संपदा धन है ना, विश्व की साझी दौलत, साझी विरासत, साझी संपदा की सुरक्षा कैसे हो, है ना। साझी संपदा ऐसे संसाधन को कहते हैं, कैसे संसाधन होते हैं साझी संपदा, जिन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक, ये भी पूछा जाता है अक्सर, ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक ना हो करके पूरे समुदाय का हक होता है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, तो वो क्या कहलाती है? साझी संपदा कहलाती है। जैसे संयुक्त परिवार का एक चूल्हा, बहुत बड़ा परिवार होता था, एक चूल्हे पर रोटी बनाते थे। चरागाह की मैंने चर्चा की, हालांकि अभी प्रचलन में नहीं है ना, सभी पशुओं को उसी में चराने के लिए जाते थे। नदी है, नदी का पानी सब पी सकते हैं, कुआं है, कुएं का पानी सभी पी सकते हैं, प्याऊ है, मैदान है। तो अब जैसे हमारे सड़क है ना, सब उस संपदा का उपयोग कर सकते हैं, सब चल सकते हैं उस पर, तो ये भी साझी संपदा है। नेक्स्ट बात आती है वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए संधियां। वैश्विक संपदा जो पूरे विश्व की संपदा है, साझी संपदा है, उसके लिए कुछ संधियां की गई। जैसे एक दो संधियों के नाम हम गिना देते हैं, बाकी देख लेंगे।
क्या है, अंटार्कटिका संधि की गई 1959 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि 1987 में की गई और अंटार्कटिका पर्यावरण न्यायाचार 1991 में की गई। तो ये कुछ संधियां हैं, ये आप देख लेंगे। और इसके बाद आता है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। कितनी बढ़िया बात है, सबकी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। इसमें मैं अभी क्लियर कर दूंगा किसकी जिम्मेदारी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो विकसित देश हैं उन्होंने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और पर्यावरण को लेकर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनके रवैये में काफी अंतर है ना, क्योंकि विकसित देशों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पर्यावरण को, विकासशील देशों ने नहीं पहुंचाया, कम पहुंचा। तो जिम्मेदारी तो वही ज्यादा निभाएं, इस बात के ऊपर अलग अलग मतभेद हैं। पर्यावरण को लेकर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं उनके रवैये में अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं पर्यावरण को है ना उसी रूप में बात करना चाहते हैं जिस रूप में आज है। पर्यावरण जिस रूप में आज है वो उसी रूप में पर्यावरण पर बात करना चाहते हैं, है ना। और कि पर्यावरण संरक्षण में सभी देशों की बराबर या समान जिम्मेदारी हो, है ना। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा में सभी की समान और बराबर जिम्मेदारी हो। ये कौन चाहते हैं, उत्तरी गोलार्ध के देश। दक्षिणी गोलार्ध के देश क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध के देश गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण को ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो विकसित देशों ने पहुंचाया है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है। अतः नुकसान की भरपाई में भी ज्यादा हाथ या ज्यादा रोल उन्हीं का हो, नुकसान की भरपाई में भी ज्यादा रोल अदा करें। उनका कहना है कि विकासशील देश तो अभी औद्योगिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनको यहाँ तो अभी औद्योगिकीकरण चल रहा है, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है ना। ऐसे विकासशील देशों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है, ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसलिए 1992 में रियो सम्मेलन में इस बात को मान लिया गया है ना, और इसी से जो बात मानी गई है इसी सिद्धांत को नाम दिया गया है साझी संपदा परंतु जिम्मेदारियां अलग अलग, या सबकी साझी विरासत और अलग अलग जिम्मेदारियां। इस टाइटल से इसको संबोधित किया गया है। अब बात करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कुछ नियम बनाए हैं, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क का है ना, कन्वेंशन ऑन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाया है इन्होंने, है ना, UNFCCC है ना। इस संधि में स्वीकार किया गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुसार ही, जैसी उन देशों की क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार ही पर्यावरण की जिम्मेदारी निभाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षा के लिए साझी परंतु अलग अलग प्रयास करेंगे। अर्थात इसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कहा गया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या UNFCCC जो है संगठन है, इसके द्वारा बताया गया है कि सबकी साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां कैसी हैं, जैसी जिसकी क्षमता है, क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां हैं। तो बात क्लियर होगी। यहाँ पर बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। सबसे पहली बात ये है, क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है ना, एक अरेंजमेंट है,
इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए, है ना, क्या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने के लिए लक्ष्य एम निर्धारित किए गए हैं, है ना। जो ग्रीन हाउस है वातावरण में उत्सर्जित हो रही हैं उनके लिए क्या है, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और 2007 में, है ना, 2007 में 172 देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और इसमें कौन कौन सी गैसें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। गैसें हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे वातावरण में जो गर्मी बढ़ती जा रही है इसके लिए ये गैसें जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है? मीथेन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, और ये गैसें मिलकर इस वातावरण के लिए जिम्मेदार हैं। विकसित देशों, विकसित देशों की जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो कम है, अर्थात विकसित देशों का जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो अधिक है और विकासशील देशों का कम है। इसलिए भारत और चीन जैसे देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में से अलग रखा गया है, छूट दी गई है, क्योंकि चीन और भारत अभी विकासशील देश हैं, इनका ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन कम है, इसलिए इनको छूट दी गई है। अब बात करते हैं साझी संपदा। साझी संपदा क्या है, क्या चीज है? साझी संपदा जिस किसी एक समूह के प्रत्येक सदस्य का समान स्वामित्व होता है ना, ऐसे संसाधनों के उपयोग तथा रखरखाव में प्रत्येक सदस्य या प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको हम साझी संपदा कहते हैं। अब देखिए भारत में ही ये बात ज्यादा है, इसके लिए बात करेंगे वन प्रांतर या भारत के पवित्र वन। भारत में कुछ वनों को पवित्र करके संरक्षित कर दिया गया है। तो भारत में क्या वनों के कुछ हिस्सों को पावन या पवित्र मानकर संरक्षित कर दिया गया है, उन्हें काटा नहीं जाता है। क्यों नहीं काटा जाता है? ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थानों पर, इन पावन स्थानों पर हमारे देवी देवता निवास करते हैं, अर्थात देवी देवताओं का निवास स्थान है। अब मैं कुछ स्थानों के नाम गिनवाता हूँ, जैसे राजस्थान में वानी, झारखंड में जहेरा, सरना और मेघालय में लिंगदो, केरल में गावा और उत्तराखंड में, है ना, धाम देवभूमि, है ना। तो ये अलग अलग हमारे वन प्रांतर या पवित्र स्थान हैं। अब बात करते हैं पवित्र वन प्रांतों का मूल्य। जो हमारे प्रांतर हैं, पवित्र वन हैं, इनके मूल्य के बारे में। इन पवित्र उपवनों के मूल्य को कुछ इस प्रकार से आंका जा सकता है, इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि इसमें वन भूमि के कुछ हिस्सों का रक्षण किया जाता है, रक्षा की जाती है ना। इस भूमि के कुछ वनों को रक्षा किया जाता है, रक्षा माने रक्षा की जाती है और संरक्षण किया जाता है। इसमें पवित्र उपवनों के माध्यम से क्या होता है, जो जैव विविधता है उसकी भी रक्षा हो जाती है, अर्थात इन वनों में जो जंगली जानवर या पशु पक्षी हैं उनको भी संरक्षण मिल जाता है। और इसमें हमारी पृथ्वी जो है उसका पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, उसको भी या हमारी पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है उसकी भी रक्षा हो जाती है। और क्या फायदा होता है? आदिवासी जनजातियों को भी इन पवित्र वनों से लगाव है। लगाव क्यों है? क्योंकि वे इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत मानते हैं। और इन वनों में क्या करते हैं वे? इन वनों में लोग शिकार करते हैं, लकड़ियां काटते हैं, शिकार पर कटी हुई लकड़ियों पर उनका जीवन निर्वाह चलता है या जीवन निर्भर होता है, या उन्हीं के इन संसाधनों के द्वारा ही उनके जीवन का निर्वाह होता है।
और एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर वनों में जो जीवन है वो बहुत कठिन होता है। वनों में जीवन या जीना बहुत कठिनाई से होता है। अब बात करते हैं, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष या भारत का रुख, है ना, या भारत क्या चाहता है पर्यावरण के मसले पर। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, है ना। कब किए? 2002 में, है ना। 1997 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए। कब किए? 2002 में किए। अब ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन शीघ्र ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, है ना, आगे नजर आएंगे, अर्थात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। भारत का यह मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसको निभानी चाहिए? अभी हम बात कर रहे थे विकसित देशों को, और विकासशील देशों को इसकी जिम्मेदारी कम निभानी चाहिए, क्योंकि भारत का ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन 2000 तक कितना था? 0.9 टन था, और 2030 तक हो जाएगा 1.6 टन, है ना, 1.6 टन हो जाएगा। तो भारत का ये मानना है भारत की इतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि भारत का ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन कम है, इसलिए जो विकसित देश हैं उनका ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन ज्यादा है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, वो उस पर ज्यादा जिम्मेदारी निभाएं। तो आज के हमारे पार्ट 1 में इतना ही। बाकी जो बचा हुआ लेसन है पार्ट 2 में लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।